ऐसा बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना होगा। बिना सीआरएस का अभी कोई भी एसोसिएशन रन नहीं कर सकता। टास्क बहुत टफ है, बहुत टफ टास्क, इतना आसान नहीं। हम लोग जरूर बोल रहे हैं कि सीआरएस कर लेना। आप लोग इसको लाने का प्रयास भी किए हैं, कितना टफ आप लोग हमसे बेटर जानते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अपने इन्वॉल्व है या तो हमको पता है कि सीआरएस में क्या मुश्किल होता है। सीआरएस में एक बार एंट्री मार लिए ना तो वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसमें कोई अल्ट्रेशन। एक बार सीआरएस में जो डाल दिए वो आपका रिकॉर्ड हो गया, मतलब एक बार आप जो एंट्री पैनल खुल गए वहाँ से फिर आपके लिए कोई अल्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं रहता। वो अलग चीज़ है। और हम लोग दिलदार सर आप लोग साथ में हैं हमेशा। आपका सेक्रेटरी आपको हर चीज़ में साथ देते हैं, देते हैं कि नहीं देते? तो आप लोग भी ये उम्मीद रखना है कि हम भी डीएसए के साथ रहेंगे और बढ़िया से मिलकर संचालन करेंगे। अभी आप लोग क्लास कीजिए, 45 मिनट्स आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद जाकर लंच कीजिए, सब तैयार है। हम लोग क्या करते पहले लंच कर लेते, फिर आराम से बैठ के एकदम शाम तक करते हैं। सर बोले थोड़ा सा उसके बाद हमको समय मिल जाएगा, इसमें भी जो कुछ देख लेंगे तो मेरे को टाइम तो मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर, जैसे आपका निर्देश होगा आप लोग कीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग आपका सेशन के बाद फिर हम लोग शाम को मिलते हैं जयपुर, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो पहला वर्ड बोलता है कि इट इज नॉट एन ऑफेंस टू बी इन ऑफसाइड, मैंने ऑफसाइड में अगर कोई खिलाड़ी खड़ा है तो वो गलती नहीं माना जाएगा जब तक वो सेकंड लास्ट ओपोनेंट के साथ में है। लेवल होता है, इफ लेवल भी बराबरी में है, सेकंड लास्ट ओपोनेंट और लास्ट करना, उसके खेलने का रास्ते पे बाधा उत्पन्न करना, ओपोनेंट को किसी तरह से उसका ध्यान भटकाना, ये सब जब वो ऑफसाइड में खड़ा है, इंटरफेयर करना चाह रहा है खेल से या ओपोनेंट से, और क्या हो रहा है कि होता है रिबाउंड और बीइंग डिफ्लेक्टेड ऑफ द गोल, ऐसा सिचुएशन है जहां पे अगर वो ऑफसाइड में रह के भी अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट खेल पे दे रहा है, डायरेक्टली खेलने आ भी रहा है, ओपोनेंट को बीच वाला व्हाइट वाला अटैकर है और रेड वाला डिफेंडिंग टीम है, ठीक है। तो अब ये जो ठीक है ना, इसलिए लेकिन नियम का इसका रीजन क्या हो, क्योंकि वो तो ऑफसाइड में था ही नहीं जब उसको बॉल खेला गया, लेकिन जब मिला है तब लग रहा है कि वो ऑफसाइड है। ये ऑफसाइड ही नहीं है, पहले लगना नहीं लगना दूर का बात है, दिस इज नॉट एन ऑफसाइड, सीधा बात है ना। क्यों? क्योंकि ऑल्दो द प्लेयर इज अभी दिख रहा ऑफसाइड कंडीशन में, बट जब वो खेला गया था व्हेन ही रिसीव्स द बॉल, तो जो अटैकर खेला बॉल वो डिफेंडर उसके तरफ ही मार दिया, तब जाके उसको बॉल मिला, तो वो ऑफसाइड तो हो गई नहीं, क्योंकि ऑफसाइड में रहने का कुछ आएगा, बताएगा उसका रीजन। देखिए क्यों ऑफसाइड माना जा रहा है, क्यों उसको ऑफसाइड बोल रहे हैं, अभी नियम बदल जाएगा। हां तो मांगिए तो उसको बोलेगा ऑफसाइड, हम टेक्निकल आर्बिट रीजन देगा ऑफसाइड। The ball is deflected, लग के गया है, खेला नहीं है, ठीक है। इस स्टेप में हम लोग खाली वही देख रहे हैं कि वो है और में खड़ा, बट वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा, समझने के क्रम हमारे। सर पिछला बार तो वीडियो वायरल हो रहा था, एक अटैकर जो है एक्शन परिभाषित कर दिया कि इसमें क्लियर कट लाइन लिख दिया कि वो खिलाड़ी बॉल को खेलने जा रहा है, मतलब खेलने जा रहा है, मतलब वो डेलिब्रेटिंग अप्रोच की फाउल किसको बोलते हैं। फाउल क्या होता है? फाउल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फाउल का सही परिभाषा क्या होता है? फाउल किया, लेकिन वो फाउल करने के बाद उसके एहसास हो कि हाँ ये सबसे फाउल हुआ, इसके लिए बोलते हैं ये कोई आपको होल्ड करना, पकड़ कर रखना अपने विरोधी खिलाड़ी को, होल्ड करना, इम्पीड्स एन ओपोनेंट विद कॉन्टैक्ट, उस खिलाड़ी का ध्यान दें कि उसका हाथ का मूवमेंट किधर हो रहा है, वो हाथ को मूव कर रहा है कि बॉल आकर तो उसके हाथ में लग रहा है, इसमें टचेस द बॉल विद द हैंड। हालत में सीना खड़ा होगा, आप अगर कोई हमको बोलेगा कि सर आप खड़ा होके दिखाइए कैसे करना, फेयर है, क्योंकि हम लोग का हाइट इक्वल है और कंधा का बांह का भी हम लोग का साइज करीब देखा है, बहुत 19-20 नहीं है, लगभग है, तो ये हम लोग का जो चार्ज है ये फेयर चार्ज है। लेकिन आप आइए, बैठेंगे तो आप आइए तो उनको बुलाता, आप लोग बिल्कुल हाइट से बिल्कुल आप आइए, हम लोग का हाइट एक साथ है, कहीं कंधा के ऊपर हाइट है। अब ये मेरे को मारेगा तो कहाँ मारेगा, मारो कंधा मारो, अगर हाथ ले रहा है तो सीधा यहाँ मारेगा, और इस तरह अगर किसी का तोड़ दिया मार तो आदमी खत्म। तो ये अगर इस तरह से चैलेंज करो, करो हाँ, हाइट इक्वलिटी नहीं है,
लेकिन इसका इंटेंशन क्या है, हमको मारने का ही। ये इस तरह का जो चैलेंज हो रहा है ये अनफेयर है। हम तो दोनों किए हैं, क्योंकि इक्वलिटी हाइट है तो हम लोग के लिए फेयर है, वो फेयर चैलेंज है। लेकिन ये जो चैलेंज है ये अनफेयर चैलेंज है। साथ ही साथ हम लोग दोनों हेड के लिए गए, ये तो जान रहे कि अगला पार्टी मेरे से हाइट में ऊंचा है, लंबा है, हम कितना भी कूदेंगे तो उसका बराबर ही नहीं कूद पाएंगे। तो क्या करेगा, हमको चार्ज कर पीछे करो ऐसे। ये कहाँ चार्ज किया मेरा पेट में, बैकबोन पे चार्ज कर। बैकबोन किसी का अगर कस के दे दिया तो डैमेज हो सकता है। ये आपको देखना है कि अब पोजीशन बनाना है जिसका चैलेंज जो कर रहा है, चार्ज कर रहा है कि कहाँ कर रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्ज करना। तो ये हो गया अनफेयर चार्ज। हम लोग जो दोनों जन के ये सर आप अगर करेंगे तो उनका हाइट ज़्यादा है, सेम हो गया, सेम ही है। हम इसके ऊपर प्रहार करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको दबाने का प्रयास करेंगे। हम जानबूझ के हाथ को कंधा पर डालेंगे, ऊपर से कूदेंगे, तो इसको डाउन करना चाह रहे हैं। हाइट का फायदा हम उठाना चाह रहे हैं। अगर हम हाइट का फायदा तब उठाएंगे जब बिना इसको डिस्टर्ब के हम हेडिंग ले जाएंगे, ये हम चैलेंज के ले जाएंगे। हम इसका सहारा नहीं लेंगे, इसके ऊपर कोई तरह का प्रभाव नहीं डालेंगे, तब हो गया फेयर चैलेंज। फिर हम इसको ये हाइट रखा में जान रहे हैं ये तो खेल नहीं पाएगा, हम ही कूद जाए इसको, हम चार्ज करें, कंधा पे हटा दबा दिया या इसको इधर से कहीं से मार दिया कुछ चीज में, ये हो गया चैलेंज। चार्जेस हम चार्ज करें वो अनफेयर होती है। फेयर और अनफेयर हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों का हाइट इक्वालिटी मानने का प्रयास किया, लगा नहीं लगा, लेकिन वहां बोलता है दोनों पार्टी लात मारने के लिए लात मारने का प्रयास, हाथ के कंट्रोल, पैर भी देख रहे हैं पैर से बोलने के भाग, लेकिन हाथ में नजर रखिए उसका हाथ से हरकत क्या हो रहा है, वो पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो पुश हुआ मतलब हेड के लिए दोनों जन, हम भी हेड के लिए अटेंड, ये भी हेड कर रहे हैं। अभी बॉल हमारे पास आए नहीं है, हम पहले इसको धक्का मार के हेड करें और ये पुशिंग में है। पैर लगाना पड़ेगा। अगर मेरा पैर सीधा है तो अभी ताकत लगा रहे हैं, यहाँ ताकत लगा, बताइए ताकत कहाँ लगेगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, ये कंडीशन में, सॉरी थोड़ा दाग हो गया, ये कंडीशन में ताकत हमने क्या किया, इतना पैर इतना मजबूत कर दिया है कि इसको नुकसान पहुंचे। अगर मेरा इंटेंशन इसको नुकसान नहीं पहुंचाना होगा तो हम क्या करेंगे, मेरा प्रहार लो रहेगा, हल्का रहेगा, ताकि मेरा ये फोल्ड कंडीशन जो है पैर का ये बता रहा है कि ताकत पूरा नहीं लग रहा है। लेकिन जहां मेरा पैर ये चल गया मतलब हम इसको डैमेज करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा ताकत कहाँ है, पैर पे है। और हम पैर इतना सीधा रखे हैं कि इसका काम खत्म कर दें। हम ऐसा करके मारेंगे कितना लगेगा, हल्का लगेगा, चोट लगेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये करके मार देंगे इसको, पूरा पैर को सीधा रख के कुछ कर पाएगा। मेरा अभिप्राय सिर्फ एक है कि इसको हम खत्म करें। यही है टैकल्स और चैलेंज। और देखिए अलग अलग तरह का फोटो खींचा, ये जो देखिए मार दिया पूरा, देखिए सीधा पैर इसका क्या हालत है, सॉरी है, ठीक है। यही है चैलेंज और टैकल्स का परिवार। आपको इसको आपको देखना होगा कि उस जो प्रहार कर रहा है उसका प्रहार करने का तरीका क्या है। जहाँ डेंजरस मिल रहा है, खतरनाक रूप से खेलना चाह रहा है, तो खतरनाक रूप से कैसे खेलोगे, मान लीजिए हो सकता है इसके लिए, तो ये दोनों तो मेरे साथ विरोधी खिलाड़ी, तो ये दोनों तो डिस्टर्ब हो रहा है मेरे खेल से, मतलब हम डेंजरस क्रिएट कर रहे हैं, खतरा हम खुद उत्पन्न कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और इन लोगों के लिए। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है वो, लेकिन अभी तक हमारा संपर्क इन दोनों के बॉडी से नहीं हुआ। अगर जहाँ संपर्क हो गया तब तो फिर उधर का परिभाषा में आ जाएगा, चैलेंज पुशिंग जो भी चैलेंज है वो आ जाएगा डायरेक्ट फिटिंग। लेकिन चूंकि बॉडी में संपर्क नहीं हुआ है, हम बस के क्या बोला जाए लाइव बॉय मार के भी क्या हुआ कि हम लोग से संपर्क में नहीं आए, लेकिन खतरा तो हम पैदा किए। जहां बॉडी कांटेक्ट हो गया इनडायरेक्ट फिट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, बॉडी संपर्क में नहीं आया है लेकिन खतरा हुआ है, तो या हम इतना ऊंचा उठा दिया टांग को रोकने के लिए, बॉल कंधा के बराबर आई, इसके लिए खतरा हो सकता है। हालांकि संपर्क में नहीं आया, इसके संपर्क में मेरा पैर नहीं आया, हमने खतरा पैदा करने का प्रयास किया, कहां तक ला के पैर तक या कंधा तक पैर उठा कर, ये भी डेंजरस प्ले है। क्लियर है, इसको डेंजरस प्ले बोलेंगे जब तक हमारे क्या होता है, बॉडी कॉन्टेक्ट हो जाता है, हम लोग उसको डायरेक्ट फिटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं।
रेयरली बिना 10 शॉट में 1 शॉट का जो पॉइंट है, प्लेयर आया, बॉल को रखा, बॉल को रख के इसे एक थ्रोअर है, बॉल दबा के रखा हुआ तो डिले करना चाह रहा है, उस कंडीशन में या मारा उधर कहीं मार दिया, उधर तरफ मार दिया, बहुत दिक्कत क्या किया, वो बिना अनुमति का अंदर आ गया और कोई फॉल कर दिया जो कि पर्सनल ऑफेंस है, येलो कार्ड ऑफेंस है। अभी क्या कीजिएगा, तो पहले तो दूसरा गलती किया उसका येलो कार्ड है, फिर दूसरा आकर के ऑफेंस कर दिया, फिर बोलता है पर्सनल ऑफेंस और उसमें बोलता है देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ प्लेयर मस्ट बी पर्सनल इंक्लूडिंग अ प्लेयर अटेम्प्ट टू डिसीव द रेफरी। रोका कैसे, इसके भी समझना है, रोकने का उसका क्या अटेम्प्ट था। मैच का समय का बात है, मैच के बाद खाली हो जाने को कौन रोकेगा, रेफरी का डिसीजन आप बहुत से जुड़ा हुआ चीज है, समझदारी का बात है। हाँ, लेकिन वो जाकर ओपोनेंट इनके सामने ओपोनेंट पब्लिक को कर रहा है तो एलाउ नहीं करना, उनको प्रोवोक कर रहा है, वो लोग को फ्राइड करना चाह रहा है गलत तरह से, वो नहीं करना, ठुकना और डायरेक्ट रेड कार्ड, कोई मर्जी नहीं होती, काटना और ठुकना एकदम डायरेक्ट रेड कार्ड, कोई मर्जी नहीं। वायलेंट कंडक्ट मतलब कि खेल को छोड़ के कंट्रोल था, क्या बॉल सीधा के आगे चल गया था या उससे कंट्रोल में था कि उसको अगर फॉल नहीं किया जाता, डायरेक्शन ऑफ प्ले में जो एरो जो दिया हुआ है वो हम लोग का जनरल डायरेक्शन ऑफ प्ले, उससे कहीं उधर जा रहा है तो वो डॉक्सो में नहीं काउंट होगा। फिर लाइवलीहुड ऑफ कीपिंग द बॉल, कंट्रोल द बॉल कितना उसके पास है वो आपको देखना होगा। फिर बोलता लोकेशन नंबर ऑफ डिफेंडर, जब उस क्षेत्र में भाग रहा है तो उस जो बॉल का उसकी भाषा है लॉ बुक में रेड कार्ड। एक हो गया वायलेंट कंडक्ट, वायलेंट कंडक्ट मतलब बिना एरिया में रहने का वो सही दायित्व को नहीं निभा रहा है, बार बार वो क्या हो रहा है, टिकने से बाहर आ जा रहा है, बाहर चले जा रहा है। लीडिंग टू रिस्टार्ट प्ले बाय द टीम, उसमें बहुत सा बात आएगा, अरे वो सब वो बोला वो प्लेयर। आज हम लोग का रेफरी लोग का ट्रेनिंग का आज सेकेंड डे है, सेमिनार चल रहा है। क्यों चल? हाँ यार बलराम सर कोई ताल्लुक नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ताल्लुक है। मान लीजिए थोड़ा रेफरी उधर छिप गया आपका, तो आप अगर इससे कर रहे हैं तो ये हो गया आपका कि आपका रेफरी डिवीजन आपका क्लियर है। अटैकर का फाउल में भी अटैकर का फॉल हमेशा इधर जाएगा, लेकिन सर फ्लैगिंग के लिखा हुआ कल दिखाया सिग्नल, अटैकर का सीधा ऐसे लेफ्ट हैंड डायरेक्ट और डिफेंडर का राइट हैंड, जरूरत नहीं है। नहीं, रेस कब होगा, जब आप फॉल आप इंडिकेट कर रहे हैं, आप अगर फॉल पकड़ तो फ्लैटर करेंगे फ्लैग पर, आपने डिसीजन देखिए आपके सामने हो रहा है, आप फॉल के लिए कॉल कर रेफरी को, रेफरी फाउल है, जिससे फाउल हुआ तो किसका फाउल है, अटैकर का है तो तुरंत हाथ चेंज हो जाएगा, और डिफेंडर का होगा तो सीधा चल जाएगा ऐसे, क्योंकि एक ही हाथ में आता है, कुछ नहीं करना है, खाली अटैकर का समय में आप इसको चेंज कर सकते हैं, करना होगा, कर सकते हैं, करना होगा कि इधर डिसीजन तो नहीं होगा, हाँ इधर ही करना पड़ेगा। ऑलवेज दिमाग में है कि अटैकर बायां डिसीजन, डिफेंडर दाहिना डिसीजन, एकदम ठीक है। सर अगर अटैकर बायां साइड का है, डिफेंडर दायां साइड का है, तो उसकी स्थिति में कैसे होगा अटैकर? अटैकर हमेशा उल्टे तरफ होगा, आप उधर अटैकर में आ गया सर। अच्छा तुम जब भी रहेंगे ना डिफेंडर में ही रहेंगे, राइट देखिए साइड में। सिंपल लॉजिक, अभी हम AR1 में हैं, है ना, इधर में टेक्निकल एरिया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इधर का ये मेरा डिफेंडर है, वो मेरा अटैकर है, अगर हम AR1 में है तो ये निश्चित है ना, जो कि डाउट तो नहीं है, यही ना होगा। जो मेरे साइड में टीम सब है खड़ा वो डिफेंडर टीम, इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। और जो अटैक कर रहा है वो अटैकर है, जो इधर गोल मारने आ रहा है। सेम अगर आप AR2 में चले गए, इधर मुड़ गए हैं, तो फिर आपका टीम कौन है? डिफेंडर ये है, तो इधर रहिए चाहे इधर रहिए, डिफेंडर ऑलवेज आपका राइट हैंड साइड में रहेगा, अटैकर बायां, हाँ ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज रहेगा। तो प्रैक्टिकल चीज है, जब भी ध्यान दीजिए आप। हम अभी AR2 का बात करें, AR2 में खड़े हैं, अभी आपका डिफेंडिंग टीम आपके सीधा में आपके साइड पे है, तो आप डिफेंडिंग है, इसलिए कि वो आपके आप उस साइड तो आइए, दो जन आइए, चलिए 2 आदमी इधर आइए, हाँ तुरंत झंडा लेकर अंदर कहाँ जा रहे फ्लैग छोड़ के आइए। हैं? अंदर में झंडा का कम नहीं है?
दो आदमी आइए। नहीं कर ली पूरा वीडियो छोड़ देगा, रुको। अभी इधर आप AR1 है, हम लोग आज पढ़ रहा था AR1 का पोजीशनिंग। भाई ये फ्लैग दीजिए। देखिए अभी अगर इसको हम लोग का जो मेरे सामने टोपी वाला भाई साहब है वो है डिफेंडर और आगे वाले भाई साहब है अटैकर। तो अगर हम लोग इसको पैरेलल अभी मान रहे, इसलिए मान रहे क्योंकि हम लाइन टू द सेकंड लास्ट ओपोनेंट है, जो नियम ऑफसेट का बता रहा था, वही ना बोला कि जो लास्ट ओपोनेंट के सीधा में हम खड़े हैं, मेरा पोजीशन अभी एकदम परफेक्ट है, इसलिए कि हम उसका सीधा में खड़े हैं। तो हम अभी क्या मानेंगे कि ये ऑफसाइड नहीं है, इसलिए कि मेरा पोजीशन सही है। अगर हम एक कदम इधर आ जाते हैं, अब क्या हो गया, अब लग रहा है कि ऑफसाइड में है आगे वाला, है ना। यहाँ अगर एक कदम का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, यहाँ थे तो हम एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है कि हमको ऑफसाइड अभी नहीं है क्योंकि दोनों पैरेलल है। एक कदम आपका बायां जाएगा तो डिसीजन गलत हो जाएगा, एक कदम दाहिना घुसेगा तो बोलेगा ऑफसाइड नहीं है। तो ये है आपका, और थोड़ा सा पीछे जाइए, आप जाइए पीछे, हाँ बस। अब देखिए अब यहाँ पर हम अगर खड़े हैं गलत जगह तो अब लग रहा है पैरेलल है, यहाँ खड़े हैं तो, लेकिन यहाँ खड़े रहेंगे तो पता चलेगा नहीं वो तो पीछे है, क्योंकि हम अपना सेकंड लाइन ऑलवेज जब भी आपका मूवमेंट होगा लाइन पे, आपको सेकंड लास्ट ओपोनेंट को फॉलो करते चलना है, उसी को फॉलो करना है। वो जिधर इधर जा रहा है आपका मूवमेंट उधर ही उधर होगा, ठीक है। ये एकदम नियम है कि आपको उसको फॉलो करना है। और AR का समय हमेशा ध्यान रखिए, इधर जगह है ना जाने का। आप लोग हाफे लाइन कहाँ पर आता है, इधर का हाफे लाइन यही है ना। देखिए ये हाफे लाइन से लेकर के ये हाफे लाइन है, ये हाफे लाइन है, चलिए ठीक है। तो मान लीजिए हाफे लाइन है, अब हम AR1 है, ठीक है। तो मेरा रोल क्या हो गया, आप सेकंड लाइन डिफेंडर, आप मूव करिए, आप टोपी वाले, हाँ आप मूव कीजिए, मेरा मूवमेंट वही हो रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा सेकंड लाइन डिफेंडर वहाँ जा रहा है। फिर जधर आ रहा है फ्लैग देखिए मेरा कैसा टर्न हो रहा है, फिर घूमिए, फिर आगे जाइए, ये मेरा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मूवमेंट हो रहा है तो इस जोन पे जब मूवमेंट हो रहा है, जहाँ से हमारा पेनल्टी एरिया से ऊपर जोन, हम पेनल्टी एरिया का बात अभी नहीं कर रहे हैं, पेनल्टी एरिया के इस जोन में जितना मूवमेंट हो रहा है आप इस तरह का रनिंग कर सकते हैं, ये भाग सकते हैं या ये भाग सकते हैं। लेकिन जैसे आप भागे दौड़िए, अब दौड़िए हम भी दौड़े, देखिए ये मेरा लाइन जा रहा है, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मेरा विजन पेनल्टी एरिया क्यों कहाँ से चेंज किया, ठीक पेनल्टी एरिया ऊपर से, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ होगा और मिस हो गया तो कोई नुकसान नहीं चलेगा, इधर अगर मिस हुआ मेरा जजमेंट में बहुत कुछ चलो नाम यही चीज नहीं, एक सर्टेन जगह से आपको साइडवेज भागना है, भले इधर का रनिंग आपका साइडवेज होगा क्योंकि आप भाग सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन जहां आपका पेनल्टी एरिया का आर्क के पास आ गए हैं आपका मूवमेंट सीधा हो गया, ये मूवमेंट हो गया आपका। इसलिए मूवमेंट में आपको आपका विजन क्या हो गया, साफ दिख रहा है कि मेरा आगे क्या हो सकता है। हमेशा ग्राउंड को फेस करें, जब भी दौड़ेंगे ग्राउंड को फेस करें, लाइन का चीज बहुत जरूरी है। और आपका रनिंग भागते हुए लास्ट तक जाना है फिर द गोल लाइन, गोल लाइन तो आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मान लीजिए लॉन्ग किक हुआ और बॉल बार में लग के अंदर गिरा कि बाहर गिरा, कौन देखेगा, ये असिस्टेंट रेफरी का जिम्मेदारी है। तो वही तो सर, मान ली हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे यार यहाँ से किक हो गया, दौड़ जाना, पूरा उड़ जाना, भागना है, पूरा भागना होगा यहाँ से, जितना ताकत लगा दीजिए। ठीक है। और एक चीज है, मान लीजिए यहाँ से फ्री किक हो रहा है, फ्री किक हो रहा है, आप ऑफसाइड भी देखना है, डिफेंडर डिफेंडिंग जो टीम है वो पेनल्टी एरिया का इधर ही ऑफसाइड बना के रखा है। कोई बात है, आप उसको लेकर सेकंड लाइन डिफेंडर लेकर, अब कुछ नहीं करना आपको, फ्री किक में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, आपको सेकंड लाइन डिफेंडर को लेकर रखना, बस उतना ही काम करना है। और एक सर यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, ऑफसाइड तो देखना ही है,
सर वहाँ गोल हो रहा है तो गोल के लिए तो फिर बहुत जोर से भागना पड़ेगा। नहीं समझे बात। जैसे गोल हो रहा है वही वाला किक में सर गोल हो जाएगा। गोल लाइन गोल हाँ तो भागिए, वो तो भागने पड़ेगा। अगर मान लीजिए किक हुआ, आपको लास्ट डिफेंडर लेके खड़ा है, लेकिन खड़ा तो नहीं रहेंगे। जैसे किक हुआ तो आपका मूवमेंट तो नहीं जाएगा, क्योंकि किधर किक उधर ही नहीं किक हो रहा है, उधर ही भागना आपको जज भी करना है कि बॉल आउट ऑफ प्ले की इन प्ले है, तो आप जज करेंगे ना, तो आपको तो भागना ही उधर। तो जैसे फ्री किक के लिए आपका रेडी हो गया, जैसे प्लेयर किक किया, आपका रिदम तुरंत टुवर्ड्स द गोल लाइन। अगर गोल नहीं इतना पावर की गोल का सब तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। हाँ गोल तो पावर पे जाएगा। हाँ उतना स्पीड फिर लोग जाने लेकिन जाएंगे, लेकिन मान लीजिए उस टाइम अगर बार में लग के कुछ हुआ तो आपको इसमें तो आपका धनिया तो फंस गया, धनिया तो फंस गया। मैं बोल रहा हूँ वो का सब जाएंगे, लेकिन तब तक तो देखिए टेक्निकल बात है, आप सुपरमैन नहीं बॉल गोल लाइन क्रॉस करला में तो कॉर्नर पूछी बारे ठीक है। लेकिन ये इंडिकेट आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कि रेफरी के लिए? प्लेयर के लिए कर रहे हैं जी, प्लेयर के लिए कर रहे हैं। उस साइड हुआ है, प्लेयर के लिए कर रहे हैं। और अगर प्लेयर आप डिसीजन दिए ऑफ साइड का दे दिए फार अवे में, एकदम कोने में, कि उस तरह हुआ है, हाफ वे फील्ड का बीच से उस तरह हुआ है, और बीच में तो आपका सीधा इंडिकेशन यहाँ है और सामने है तो ऐसा है। अब मान लीजिए हम ये डिसीजन दिया और मैच शुरू हो रहा मिडफील्ड से, अलाउ कीजिएगा? उसको रोकिए। रेफरी का फर्ज, आपका सिग्नलिंग जब होगी, आप ऑफसाइड हुआ, ऑफसाइड बाद आपने सिग्नल दिया फार एंड का सिग्नल दिया, आपका फ्लैग नीचे आ गया, हो गया। अब प्लेयर क्या किया, मिडफील्ड से मैच शुरू कर दिया। नहीं, रेफरी का ड्यूटी है उसको रोकने का। कि मेरा रेफरी जो ऑफसाइड किसके लिए दिया है, फार एंड का प्लेयर के लिए दिया है। तो मैच शुरू करके 55 के बीच में आपको रेडी हो जाना लाइन के सामने। कहाँ पे? हाफ वे लाइन के ऊपर, टच लाइन के सामने खड़ा हो जाना है। और जैसे 55 पार हुआ, आप डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले करने का मतलब है आप के लिए हम आ जाएगा आप लोगों को बताने के लिए, उतना कर सकते हैं आप लोग के लिए, लेकिन उसके लिए पहले खबर देना होगा कि सर आज हम लोग सेकंड हाफ में सब मिल रहे हैं, आगे बस समय निकाल कर आइए। हम नहीं आ पाएंगे तो किसी और को भेजेंगे, वो लोग जाके बताएगा आपको लॉस के बारे में, ताकि आप लोग अपना जानकारी को